आज से 200 साल पहले भारत के एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने एक सपना देखा, भारत को बदलने का सपना। इस बात से एकदम अनजान कि उसका ये सपना एक दिन ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म दे देगा जो कि न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों देशवासियों के दिल को भी जीत लेगा। ये बात है टाटा ग्रुप की। अपनी जिंदगी का कोई भी हिस्सा उठाकर देख लो, कोई ना कोई ऐसा ब्रांड जरूर होगा जो कि टाटा कंपनी का होगा। ट्रैवल करते हो तो टाटा की गाड़ियां, विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया, और आप यकीन नहीं करोगे कि इसके अलावा 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि टाटा ग्रुप्स के अंडर आती हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से टाटा ग्रुप्स भी एक है। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली के बारे में। यह कहानी है टाटा की। तो कहानी शुरू होती है आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में जन्म होता है एक बच्चे का, नुसरवान जी टाटा। ये बचपन से ही एक ऐसे इंसान थे जिनको कुछ बड़ा करना था, जो कि चैन से बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे। और यहां तक कि पूरे गांव में ये एक अकेले इंसान थे जिनको अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ करने की चाह थी। इसलिए ये 20 साल की उम्र में ही अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। उस वक्त तक इनकी शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। तो ये पूरी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट होते हैं एक नए बिजनेस करने की तलाश में। और ये कॉटन ट्रेड से काफी ज्यादा आकर्षित थे, तो इन्होंने जल्द ही एक कॉटन ट्रेड का बिजनेस शुरू किया। और जितना भी ये उस बिजनेस से कमाते थे उसका मेजॉरिटी हिस्सा अपने बेटे की एजुकेशन में खर्च कर देते थे। ये चाहते थे कि इनके बेटे को एक बेस्ट एजुकेशन दी जाए। उस वक्त के टाइम तक बेस्ट एजुकेशन का मतलब होता था कि इंग्लिश में एजुकेशन लेना। तो जब इनके बेटे जमशेद जी टाटा 17-18 साल के हुए, इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, तो इनके पिता ने डिसाइड किया कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इनको हांगकांग भेज देना चाहिए। सुनने में तो ये एकदम आम बात लगती है कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को विदेश भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, लेकिन ये भी याद रखो कि ये बात थी 1859 की। अभी भी कम से कम 150 साल थे एयर ट्रैवल को इन्वेंट होने के लिए। उस वक्त ऐसे किसी देश में जाने के लिए कई दिनों का समुद्री सफर तय करना पड़ता था। तो अगले 10 साल जमशेद जी टाटा ने पूरी मेहनत करके अपने कॉटन ट्रेड के बिजनेस को काफी बड़ा भी कर दिया था। लेकिन जमशेद जी सिर्फ इतने में खुश नहीं थे, वो खुद के कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसलिए जमशेद जी ने एक बोल्ड मूव लेते हुए नागपुर में एक टेक्सटाइल मिल सेटअप कर दी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त के टाइम पर वर्कर्स किसी काम को सीरियसली लेते ही नहीं थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिसमें वर्कर्स की अटेंडेंस 100% हो। तो जमशेद जी ने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए डिविडेंड और प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं अपने एम्प्लॉइज को दी, ताकि वो अपने काम को सीरियसली लें और कम से कम छुट्टी मारें। और कई ऐसे तरीके अपनाए जो कि उस वक्त तक दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा था। और 1880s में जमशेद जी ने देखा कि देश में इंडिपेंडेंस की डिमांड कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। तो उनका मानना यह था कि हमारे देश की इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। और इसी रीजन की वजह से उन्होंने कई और बिजनेसेस भी बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि पंचागिनी के पहाड़ों पर स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, जहां से आज भी जैम का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। मैसूर और बेंगलोर में टाटा सिल्क ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल भी खोला। और ये इंडिया का पहला होटल भी था जहां इलेक्ट्रिसिटी आती थी, वहां लाइट्स बिजली से जला करती थी। आप लोग भी इस होटल को जानते ही होगे। तो वीडियो को अभी पॉज करो और कॉमेंट्स में उस होटल का नाम लिखो। तो ये होटल था द ताजमहल होटल। और इसके बाद फिर 1904 में जमशेद जी का देहांत हो गया था। लेकिन अपने पीछे वो सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं छोड़कर गए थे, बल्कि एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए थे जिसे आज तक मैच कर पाना इम्पॉसिबल है। जमशेद जी के कई सारे सपने थे, जैसे कि देश में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना, और एक स्टील प्लांट खोलना, और एक 5 स्टार होटल भी खोलना जहां पर किसी भी रंग के लोग आ जा सकते हो। क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में रेसिज्म भी बहुत होता था। पर अपने जीवन काल के दौरान अपना वो सिर्फ एक ही सपना अपनी आंखों से देख पाए, 5 स्टार होटल पूरा होने का। लेकिन उनके देहांत से पहले ही उनके बाकी 3 सपनों का काम शुरू हो चुका था। फिर उनके बेटे दोराबजी टाटा ने ये इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने भी पूरे होकर ही रहेंगे और वो उनको पूरा करेंगे। साल 1910 तक टाटा स्टील प्लांट बनकर तैयार हो चुका था और इसी टाइम के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुकी थी। और ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की सख्त जरूरत थी और स्टील की जरूरत को पूरा किया टाटा स्टील ने। और अपने टाइम पे टाटा स्टील देश की सबसे बड़ी स्टील सप्लायर भी बन चुकी थी। टाटा स्टील का इस्तेमाल ब्रिटिश टैंक्स बनाने के लिए, रेल की पटरियां बिछाने के लिए और यहाँ तक कि हथियार बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। और यहाँ तक कि उस वक्त एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट भी दी थी कि टाटा स्टील सेव्ड अस, क्योंकि टाटा स्टील से बने टैंक्स इतने मजबूत होते थे कि बॉम्ब भी इनको भेद नहीं सकते थे।
और फिर 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि इनके अंडर अब 14 कंपनीज आती थी। 1938 तक दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप्स को संभाला और उसके बाद उनकी कमान संभाली उनके दूर के एक कजन JRD टाटा ने। JRD टाटा ये पेरिस में पले बड़े थे और एक पायलट भी थे, तो इसी वजह से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस भी शुरू की थी, जिसे बाद में जाकर रीनेम करके एयर इंडिया कर दिया गया। एयर इंडिया की कहानी भी एक अलग ही टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, जिसे आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। और फिर इसके बाद आता है 1947, हमारे देश को आजादी मिल जाती है ब्रिटिश रूल से। देश की आजादी के बाद नेहरू जी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी ये डिसाइड करती है कि देश के बड़े बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए ताकि देश को अच्छे से ग्रो किया जा सके। हालांकि ये डिसीजन उस वक्त के लिए सही था, लेकिन इसके नुकसान हमें आगे जाकर झेलने भी पड़े थे। और फिर इसके बाद सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी अपने अंडर ले लिया, जिसके बाद JRD टाटा का दिल भी टूट गया। लेकिन हमेशा से टाटास का मानना यह था कि बिजनेसेस नेशन बिल्डिंग के लिए होते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। हालांकि इसके बाद नेहरू जी उनको ऑफर भी करते हैं कि वो टाटा एयरलाइंस को लीड कर सकते हैं, और इस ऑफर को JRD टाटा ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था। और यही वो टाइम था जब हमारे देश की एयरलाइन टाटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस में से एक थी। इतनी अच्छी एयरलाइन की दूसरे देशों की एयरलाइन भी हमारे देश में सीखने आया करती थी। JRD टाटा 52 सालों तक टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रहे और तब तक टाटा ग्रुप्स के अंदर 95 प्लस कंपनीज तक आ चुकी थी, और उन्हीं कंपनीज में से एक थी TCS आज भी हमारे देश की 4th लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। JRD टाटा के बाद 1991 में टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने रतन टाटा। उनको ये चेयरमैन की पोजीशन उनकी डेडिकेशन और उनके टैलेंट की वजह से दी गई थी। और जैसे ही सर रतन टाटा जी चेयरमैन बने, ये जानते थे कि टाटा ग्रुप्स भले ही ऊपर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी भी इसे बहुत सुधारने की जरूरत है। तो इसीलिए इन्होंने TCS में AI और कंप्यूटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया। देश में ही पहली डिजाइन और मैन्युफैक्चर करके कार भी बनाई, द इंडियन कार टाटा इंडी कार। और इंडिया की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा जी एक ऐसी कार भी बनाना चाहते थे जो कि एक स्कूटर के प्राइस पर भी मिल जाए, सिर्फ 1 लाख रुपए में, ताकि लोगों को अपने पूरे परिवार को लेकर 2 व्हीलर पर ना जाना पड़े। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी द मोस्ट अफोर्डेबल कार टाटा नैनो, सिर्फ 1 लाख रुपए में। लेकिन टाटा नैनो एक बड़ा फेलियर साबित हुई, लेकिन इस फेलियर से निराश ना होते हुए रतन टाटा जी ने अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने की सोची, जो कि आज हम टाटा मोटर्स के रूप में देख ही सकते हैं। और रतन टाटा जी ऐसा भी चाहते थे कि इंडियन कंपनीज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस करे, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जैसे कि टाटा मोटर्स के अंदर जैगवार और लैंड रोवर, टी मार्केट में टेटली और ओकलॉक। और इन्हीं सभी एक्विजिशन की बदौलत आज टाटा ग्रुप्स का आधे से ज्यादा रेवेन्यू बाहर देशों से आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक फील्ड में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल करी। सर रतन टाटा जी का कहना था कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको एक साथ लेकर चलो। इसलिए सिर्फ उन्होंने अपनी कंपनीज ही बिल्ड नहीं करी, बल्कि पूरा नेशन भी साथ में बिल्ड किया। और सिर्फ इसी की वजह से उनकी सक्सेस से ज्यादा लोगों को उनकी रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ये बाकी वीडियोस भी आ रही हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।